हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारे साथी बैच फॉर बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर। आपकी डीटीयू यूनिवर्सिटी के बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर के लिए जो आपके एमसीक्यूज बच्चों आने वाले हैं आपके सेमेस्टर एग्जाम में, उसके लिए आज हम लोगों ने ये वीडियो बनाया है जिसमें हम लोग आपके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो कि है आपकी सब्जेक्ट बिजनेस कम्युनिकेशन के लिए। तो बच्चों बात करते हैं आपके बिजनेस कम्युनिकेशन की। तो बिजनेस कम्युनिकेशन जो बच्चों आपका सब्जेक्ट है उसके लिए हम लोगों ने कुछ एमसीक्यूज प्रिपेयर किए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले एमसीक्यू से। तो बच्चों में पहला एमसीक्यू है, विच पॉइंट वन शुड कंसिडर इन प्लानिंग प्रोसेस फॉर गुड न्यूज लेटर राइटिंग बाय डायरेक्ट मेथड। अब आपका जो डायरेक्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन होता है, आपका ये जो क्वेश्चन है वो ये पूछ रहा है कि आपका जो डायरेक्ट मेथड है, अगर उसके थ्रू आप कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, एक गुड न्यूज़, कोई अच्छी खबर या अच्छी सूचना आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं या बताना चाह रहे हैं, तो आप कैसे लिखेंगे। तो आपके जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए मेन आइडिया, ऑप्शन बी एक्सप्लेनेशन, ऑप्शन सी पॉजिटिव पॉइंट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो आपका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। अब आप कोई भी प्रोसेस होता है, कोई भी कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है, जब आप डायरेक्ट मेथड के थ्रू कोई अच्छी न्यूज़ एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं, अच्छी न्यूज़ बताना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, आप मेन आइडिया को लेके चलते हैं। आपको मेन आइडिया लेना है कि आखिर हम ये जो कम्युनिकेशन प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम क्यों स्टार्ट करने जा रहे हैं, आखिर ऐसा क्या चीज़ है जो हम कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। तो आपका मेन आइडिया क्या है? अच्छी न्यूज़ को कम्युनिकेट करना। तो आपका पहले जो प्रोसेस में चीज़ रहेगी जो आप कंसिडर करेंगे वो है आपका मेन आइडिया, कि आप आखिर जो रिटन मेथड है, आप एक लेटर लिख रहे हैं तो आप किस लिए लिख रहे हैं, आपका मेन आइडिया क्या है, आपका मेन पर्पस क्या है। तो आप पहले मेन आइडिया कंसिडर करेंगे। फिर आप सेकंड ऑप्शन पे आते हैं जो कि है एक्सप्लेनेशन। अब आपने लेटर लिखा, गुड न्यूज़ आप बताना चाह रहे हैं, कोई अच्छी सूचना, अच्छी खबर आप देना चाह रहे हैं, कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, तो आपका मुख्य आइडिया जो है, मुख्य विचार, मेन आइडिया, वो तो आपको पता है, उस पर्पस से आपने लिखा। बट आप एक्सप्लेन भी करेंगे कि आखिर ये क्यों हमारे लिए एक अच्छी खबर है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा, क्यों हम ये लेटर लिख के आपको ये खबर बता रहे हैं। तो आप एक्सप्लेनेशन भी देंगे। फिर पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू, या पॉजिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप अगर लिख रहे हैं, या फिर एक पॉजिटिव एंगल दे रहे हैं चीज़ों को, या क्या पॉजिटिव इफेक्ट इस चीज़ का होने वाला है, जो चीज़ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, ये कैसे आपके व्यवसाय को या किसी भी चीज़ को अगर आप इनफॉर्मली या फॉर्मली कैसे भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, क्या पॉजिटिव इफेक्ट ये आपके ऊपर डाल रहा है, या इस प्रॉपर प्रोसेस से जो ये आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस हो रहा है, रिटन कम्युनिकेशन हो रहा है, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें, ये तीनों चीज़ें बच्चों आपके कंसिडर की जाती हैं जब आप कोई पॉजिटिव न्यूज़ को या कोई गुड न्यूज़ को आप कम्युनिकेट करते हैं रिटन प्रोसेस के थ्रू या लेटर राइटिंग के थ्रू बाय डायरेक्ट मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज। फिर बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दैट इज which of the following point one should consider in planning process of bad news letter writing by indirect method। अब अभी हमने पॉजिटिव न्यूज़ या गुड न्यूज़ के बारे में बात की। अब कोई बुरी सूचना है, कोई ऐसी खबर है जो कहीं ना कहीं नेगेटिवली अफेक्ट करेगी, अगर हम इस खबर को राइटिंग में यानी रिटन कम्युनिकेशन के माध्यम से इनडायरेक्ट मेथड से कम्युनिकेट करते हैं या साझा करते हैं किसी दूसरे के साथ इस खबर को, तो हम कैसे करेंगे। तो इसमें हमें क्या चीज़ें देखनी है, हम ये इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू लेटर जब लिखेंगे तो हम क्या चीज़ें सोच के लिखेंगे, हम किन चीज़ों को अपने ध्यान में रख के लिखेंगे। तो पहला ऑप्शन आपका है बफर स्टेटमेंट। बफर स्टेटमेंट, इसमें क्या होगा कि आप ये लेटर किस लिए लिख रहे हैं, क्या पॉइंट है जिस वजह से आपका ये लेटर आप लिखना शुरू कर रहे हैं, आप ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि हमें आखिर कौन सी ऐसी नेगेटिव सूचना आप साझा कर रहे हैं। फिर है एक्सप्लेनेशन। अब पॉजिटिव में क्या था, आप मेन मोटिव जो था उसको कर रहे थे कि क्या आइडिया था, आप क्यों ये लेटर लिख रहे हैं ना, पॉजिटिव वे। नेगेटिव जब आपका कोई न्यूज़ है तो आप क्या करेंगे, आप पहले एक बफर स्टेटमेंट देंगे कि हम इस विषय में आपको ये लेटर लिख रहे हैं, या फिर आपको सूचित किया जाता है कि ये चीज़ हुई है इस प्रॉपर वे में।
आप लिख के आप फिर एक्सप्लेनेशन देंगे, आप बताएंगे कि क्या चीज़ें हुई, किन कारणवश हुई। फिर उसके बाद डिसीजन, आखिर आपने क्या डिसीजन लिया है, अगर ये कुछ नेगेटिव चीज़ हुई है, इसके क्या कारण थे, किस वजह से ये चीज़ हुई। अब इनके अकॉर्डिंग आपने क्या डिसीजन लिया है, क्या फैसला आपने किया है कि आप कैसे इस सिचुएशन को हैंडल करेंगे या आप कैसे रिएक्ट करेंगे। तो आप उस डिसीजन को भी सोचते हैं, अपने संज्ञान में रखते हैं, आप उसको ध्यान में रख के लेटर लिखते हैं या फिर कम्युनिकेट करते हैं, और लास्ट में आप एंडिंग लिखते हैं। एंडिंग यानी कि आपका कंक्लूजन। लास्ट में आप लिखेंगे कि फाइनल आपने क्या डिसाइड किया है, आपने कौन से डिसीजंस लेने थे, आपने क्या सोचा, किस वे में आपने उन डिसीजंस को जिनको आपने सोचा था आप लेंगे, उनका भी आप एक एक्सप्लेनेशन देते हैं कि हमने ये किस वजह से लिए हैं, और आप लास्ट में फिर उसको कंक्लूड कर देते हैं सैल्यूटेशंस के साथ। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है अगर आप कोई इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू लेटर राइटिंग के माध्यम से कोई नेगेटिव न्यूज़ अगर आप लिख रहे हैं, या फिर नेगेटिव मैसेज है या कोई बैड न्यूज़ है जो आप कन्वे करना चाह रहे हैं, तो आप इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, दैट इज ऑल ऑफ दीज। आप इन सभी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। फिर आता है बच्चों आपका थर्ड क्वेश्चन कि कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ। अब आपका जो कम्युनिकेशन है यानी कि संचार, ये किस चीज का प्रोसेस है, ये क्या चीज एक्सचेंज कर रहा है, क्या चीज आपस में चेंज की जा रही है, कम्युनिकेट की जा रही है, आदान प्रदान किस चीज का हो रहा है। तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए आइडियाज, ऑप्शन बी मैनेजमेंट एंड ऑप्शन सी बोथ ऑफ दीज। तो बच्चों जो कम्युनिकेशन प्रोसेस आपका होता है वो होता है आदान प्रदान की प्रक्रिया आइडियाज को लेके, यानी कि आपके जो विचार है, आपके जो आइडियाज हैं, वो अब जब आप एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, एक दूसरे को बताते हैं, समझते हैं, वो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। मैनेजमेंट यहाँ का आंसर क्यों नहीं होगा, क्योंकि बच्चों मैनेजमेंट जो होता है वो प्रोसेस होता है जिससे आप एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान करते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन का काम किया जाएगा, क्या गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। ये सारी चीजें जो होती है ये आपके मैनेजमेंट प्रोसेस का पार्ट होती हैं, यानी कि प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइज, ये आपका मैनेजमेंट प्रोसेस होता है। बट कम्युनिकेशन क्या है, आइडियाज का आदान प्रदान, यानी एक्सचेंज ऑफ आइडियाज बिटवीन टू और मोर पीपल। तो कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, दैट इज ऑप्शन ए आपके थर्ड क्वेश्चन के लिए। फिर बच्चों आपका आता है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4, स्कोप ऑफ कम्युनिकेशन इज। अब कम्युनिकेशन यानी कि संचार प्रक्रिया का दायरा कितना है, तो आपकी जो कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है इसका क्या स्कोप है। आपके ऑप्शंस है ऑप्शन ए लोकल, ऑप्शन बी नेशनल एंड ऑप्शन सी वाइड। तो कम्युनिकेशन क्या है बच्चों, आपका जो कम्युनिकेशन है इसका सही आंसर आपका आता है ऑप्शन सी, दैट इज वाइड। वाइड क्यों, आपका जो कम्युनिकेशन है वो इनफॉर्मल भी हो सकता है, फॉर्मल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, साइन लैंग्वेज के थ्रू आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप लोकली कम्युनिकेट कर सकते हैं, आप नेशनली, इंटरनेशनली, आप स्टेट लेवल पे भी कम्युनिकेशन कर सकते हैं। आपकी कम्युनिकेशन आप पर्सनल कम्युनिकेशन कर सकते हैं या फिर आप फॉर्मल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। तो कम्युनिकेशन का बहुत ज़्यादा स्कोप है। आपकी हर रोज़मर्रे की कोई भी कार्य आप करते हैं, कोई भी काम करते हैं, डे टू डे लाइफ एक्टिविटी आपकी कुछ भी रहती है वो कम्युनिकेशन के बेसिस पे ही रहती है। अगर आप एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में हैं या आप स्कूल में हैं, कॉलेजेस में हैं, तो भी एक कम्युनिकेशन की वजह से ही वो काम हो रहा है। आप एक स्टूडेंट हैं, आपके टीचर्स हैं, आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, आइडियाज एक्सचेंज हो रहे हैं, डेटास एक्सचेंज हो रहे हैं, इंफॉर्मेशन आपस में एक्सचेंज हो रही है, तब जाके आपका स्कूल चलता है या कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चलता है। या आपस में एक फैमिली यूनिट है, फैमिली यूनिट भी तभी वर्क कर पाती है सही तरीके से जब आपस में प्रॉपर कम्युनिकेशन होता है। आपका बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो तभी वर्क कर पाता है जब वहाँ पे एक प्रॉपर कम्युनिकेशन है, आइडियाज का कम्युनिकेशन है। तो आपका जो कम्युनिकेशन है बच्चों इसका बहुत ज़्यादा स्कोप होता है, बहुत वाइड स्कोप होता है। आप कम्युनिकेशन को किसी लोकल टेरिटरी, रीजन, स्टेट या किसी पर्टिकुलर एरिया में कन्फाइन करके नहीं रख सकते, डिफाइन करके नहीं रख सकते। आपका जो कम्युनिकेशन है ये हर जगह है, हर तरीके से है, हर फॉर्म में अवेलेबल है। तो कम्युनिकेशन का जो स्कोप है ये आपका सही आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज कि कम्युनिकेशन का एक वाइड स्कोप होता है। नेक्स्ट बच्चों आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, इन द मॉडर्न एज
सिग्निफिकेंस ऑफ कम्युनिकेशन इज, अब मॉडर्न एज यानी कि आज के ज़माने में कम्युनिकेशन का सिग्निफिकेंस क्या है, कम्युनिकेशन का महत्व क्या है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए ट्रेड, ऑप्शन बी इंडस्ट्री एंड ऑप्शन सी इन ऑल प्लेसेस। तो अभी बच्चों जो मैंने आपको बात बताई थी कि कम्युनिकेशन आप कहीं कन्फाइन नहीं कर सकते या किसी एक पर्टिकुलर एरिया को डेजिग्नेट नहीं कर सकते हैं। कम्युनिकेशन किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए नहीं होता है, आप चाहे उसे पर्सनली यूज़ कर सकते हैं या फॉर्मली यूज कर सकते हैं। आप आपस में बात कर रहे हैं तो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं तो भी आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, अगर आप कोई ऑफिशियल लेटर्स दे रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं तो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, आप अगर ट्रेड कर रहे हैं तो भी वहाँ पे आप कम्युनिकेट करते हैं, या अगर आप कोई इंडस्ट्री या बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उस पर किसी भी तरीके से आप उस ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट हैं, चाहे आप एम्प्लॉय हैं, चाहे तो आप कुछ और, आप मैनेजर हैं, आप वर्कर हैं, आप कुछ भी हैं, बट आप एक कम्युनिकेशन प्रोसेस को करते रहते हैं, तब जाके आपका ऑर्गेनाइजेशन वर्क करता है। तो चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो एक नॉर्मल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ही क्यों ना हो, आप हर जगह कम्युनिकेट करते हैं। तो मॉडर्न एज में कम्युनिकेशन का बहुत सिग्निफिकेंस है, बहुत महत्व है, क्योंकि हर चीज़ कम्युनिकेशन के बेसिस पे ही चल रही है। अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा रही तो आपके पर्सनल रिलेशंस भी ढंग के नहीं रह सकते, आप सही से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे तो आपका ऑर्गेनाइजेशनल वर्क भी हैम्पर होता है। तो चाहे फॉर्मल हो चाहे इनफॉर्मल हो, हर जगह एक प्रॉपर कम्युनिकेशन ही आपके सक्सेस को या आपके स्मूथ वर्किंग को या स्मूथ लाइफ को इंश्योर करता है। तो कम्युनिकेशन का सिग्निफिकेंस आज के ज़माने में बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ आप इसे डिफाइन नहीं कर सकते, ये लोकली होगा, इंटरनेशनली होगा, पर्टिकुलर एरिया में होगा या किसी पर्टिकुलर चीज़ में होगा, जैसे सिर्फ ट्रेड में होगा, सिर्फ मेडिकल लाइन में होगा, सिर्फ इंडस्ट्री में होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कम्युनिकेशन हर जगह इंपॉर्टेंट है। तो कम्युनिकेशन का जो सिग्निफिकेंस है वो है आपका ऑप्शन सी, यानी कि एट ऑल प्लेसेस। फिर बच्चों आपका आता है सिक्स्थ क्वेश्चन, दैट इज कम्युनिकेशन इज डेवलपमेंट ऑफ। अब कम्युनिकेशन किस चीज का विकास करती है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बिजनेस, ऑप्शन बी पीपल एंड ऑप्शन सी इंडस्ट्री। तो बच्चों कम्युनिकेशन जैसा अभी मैंने कहा हर जगह इंपॉर्टेंट है, हर जगह इसका महत्व है, हर जगह इसका सिग्निफिकेंस है। तो कम्युनिकेशन क्या है, आपका जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ एक बिजनेस का नहीं करेगी, सिर्फ इंडस्ट्री का नहीं करेगी। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो पीपल का यानी कि लोगों का डेवलपमेंट करती है, जो कि है आपका ऑप्शन बी। क्यों? क्योंकि आपका जो बिजनेस है, जो इंडस्ट्री है, जो ट्रेड है या कोई भी ऐसा वर्क है जो आपके समाज को चलाता है या जो आपके सामाजिक तौर पे किया जाता है, वो किसके बेसिस पे चल रहा है? कम्युनिकेशन जो लोग आपस में करते हैं। जब लोग आपस में बात करते हैं तो आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, आइडियाज जनरेट होते हैं, उन आइडियाज पे वर्क किया जाता है, उनको आपस में कम्युनिकेट किया जाता है, काम को फैलाया जाता है, तब जाके कोई एक पर्टिकुलर चीज होती है। जैसे कि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जा रहा है तो आपस में पहले कोई एंटरप्रेन्योर है, उसके मन में एक आइडिया आया कि नहीं हम इस पर्टिकुलर बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, उसने और लोगों को शामिल किया, उन लोगों ने वर्कर्स लिए, एम्प्लॉयज लिए, सबने आपस में कुछ ना कुछ कम्युनिकेट किया कि ये पर्टिकुलर गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के, हमें इनको अचीव करना है। हम कैसे अचीव करेंगे? हम ऐसे अचीव करेंगे, ये प्रोसेस है, हमें पहले ये एरिया कैप्चर करना है, ऐसे अपने प्रोडक्ट्स बनाने हैं, ऐसे लॉन्च करने हैं। अच्छा ये प्रोडक्ट्स बनाने हैं तो हमें रॉ मटेरियल कहाँ से लेना है? तो आपस में क्या चीज़ें कम्युनिकेट की जा रही है, तब जाके काम हो रहा है। तो जो कम्युनिकेशन है वो किसका डेवलपमेंट कर रहा है? वो लोगों का डेवलपमेंट कर रहा है, जो लोग आगे जाके बिजनेस, इंडस्ट्रीज एक्सेट्रा का डेवलपमेंट करने के लिए हेल्प करते हैं या फिर कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कम्युनिकेशन इज द डेवलपमेंट ऑफ पीपल। तो आपके सिक्स क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी। फिर आता है बच्चों आपका सेवेंथ क्वेश्चन, कम्युनिकेशन इज। अब कम्युनिकेशन क्या है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आर्ट, ऑप्शन बी साइंस एंड ऑप्शन सी बोथ। तो बच्चों जब भी हम कम्युनिकेशन का डेफिनेशन पढ़ते हैं तो डेफिनेशन रहता है कम्युनिकेशन इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज अमंग पीपल। यानी संचार एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम आइडियाज और इंफॉर्मेशन को आपस में एक्सचेंज करते हैं, तब जाके हम किसी नतीजे पे पहुंचते हैं। ये आर्ट भी है, साइंस भी है। आर्ट कैसे? कुछ लोग बहुत अच्छे से कम्युनिकेट कर पाते हैं अपने आइडियाज को,
कुछ लोग कितना भी ट्राई कर ले वो कहीं ना कहीं अपने आइडियाज को एक्सप्लेन नहीं कर पाते रिसीवर के एंड पे। यहाँ पे क्या होता है, कम्युनिकेशन हैम्पर हो जाता है। साइंस किस वे में आता है, कम्युनिकेशन के भी कुछ तौर तरीके होते हैं, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन, ओरल कम्युनिकेशन, साइन लैंग्वेज। ये सारी चीजें साइंटिफिक वे में आ जाती हैं कि कम्युनिकेशन कैसे किया जा रहा है, किस वे में किया जा रहा है। आर्ट और साइंस, इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन ही आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस होता है। तो कम्युनिकेशन जो है वो आपका आर्ट एज वेल एज साइंस है। तो आपके 7th क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज बोथ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। फिर बच्चों आपका 8th क्वेश्चन आता है, कम्युनिकेशन इज। अब कम्युनिकेशन क्या है, ऑप्शन ए यूनिवर्सल, ऑप्शन बी साइंस एंड ऑप्शन सी 3 डायमेंशनल। तो बच्चों कम्युनिकेशन आपका एक यूनिवर्सल प्रोसेस है, ये सिर्फ साइंटिफिक प्रोसेस नहीं है। क्यों, बिकॉज इट इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। आप साइंटिफिक पर्पज से सिर्फ कम्युनिकेट नहीं करते हैं, आप हर चीज के लिए कम्युनिकेशन का आपके लिए रिक्वायरमेंट रहता है। दूसरा, ये 3 डायमेंशनल भी नहीं है। आपका जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है बच्चों वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है। एक छोटा सा बच्चा, एक 3 महीने का बच्चा भी कम्युनिकेट करता है अपनी मदर के साथ, रोने के थ्रू, हंसने के थ्रू, या अपनी साइन लैंग्वेज से। साइन लैंग्वेज इन द सेंस कि वो खेलता है, क्रॉल करता है, ये सारी चीजें। वहीं पे एक 70 इयर्स का ओल्ड मैन भी कम्युनिकेट करेगा, चाहे वो बात करके करे, चाहे वो कैसे भी करे। तो कम्युनिकेशन आपका यूनिवर्सल है। आप पर्सनली भी कम्युनिकेट करते हैं, जैसे आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं या फिर आप अपने दोस्तों के साथ बात करते हैं। आप सेमी फॉर्मल वे में भी कम्युनिकेट करते हैं, जैसे कभी कभी आप टीचर्स के साथ, जिनके साथ आपके अच्छे रिलेशंस हैं, आप उनसे हंसी मजाक भी कर लेते हैं। आप फॉर्मल कम्युनिकेशन भी करते हैं, जैसे अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो आप हायरार्की के बेसिस पे बात करते हैं कि आपको किन से कैसे बात करनी है, आपको सीनियर जूनियर रिलेशनशिप मेंटेन करना है। तो यहाँ पे क्या है कि कम्युनिकेशन हर जगह है, कम्युनिकेशन हर टाइप से किया जा रहा है और हर इंसान छोटे से लेके बड़ा तक कम्युनिकेट कर रहा है। इवन इंसान ही नहीं, जानवर भी कम्युनिकेट करते हैं। अगर आपका कोई पेट है तो वो भी आपसे किसी ना किसी वे में कम्युनिकेट करता है, आप आपस में रह के जान जाते हैं। तो कम्युनिकेशन जो है वो आपका यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट होता है, कोई साइंटिफिक या 3 डायमेंशनल कॉन्सेप्ट में नहीं रहता है। फिर आता है आपका 9th क्वेश्चन, कम्युनिकेशन मीन्स द प्रोसेस ऑफ पासिंग इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग फॉर वन पर्सन टू अनदर। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। आपको एक स्टेटमेंट दिया गया बच्चों 9th क्वेश्चन में, जो ये कहता है कि कम्युनिकेशन यानी कि संचार एक ऐसी प्रक्रिया है, ऐसा प्रोसेस है जहां इंफॉर्मेशन को शेयर किया जाता है दूसरे इंसान से। और ये प्रोसेस तब खत्म होता है जब जिस इंसान से हमने ये इंफॉर्मेशन शेयर की है, जिसे हम रिसीवर कहते हैं, वो उस मैसेज को समझ लेता है और सही तरीके से समझता है, तब जाके ये प्रोसेस कंप्लीट माना जाता है। ये स्टेटमेंट बच्चों आपको दी थी थियो हेमैन ने, जो कि आपका ऑप्शन ए। फिर बच्चों आपका आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस। कम्युनिकेशन किस टाइप का प्रोसेस है, आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए कंटिन्यूअस, ऑप्शन बी डिसकंटिन्यूअस एंड ऑप्शन सी वन वे। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन ए। तो आपका जो कम्युनिकेशन है ये एक कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। होता क्या है बच्चों, आप जो है अगर कोई इंसान जो कि सेंडर है वो कोई मैसेज कम्युनिकेट कर रहा है रिसीवर को, तो ये आपका वन वे प्रोसेस हो जाएगा कि सेंडर ने एक मैसेज रिसीवर को सेंड किया। अब सेंडर को कोई मतलब नहीं है कि रिसीवर ने उस मैसेज को सही से डिस्फर किया, सही से समझा कि नहीं। सेंडर के हिसाब से कम्युनिकेशन कंप्लीट है। बट हो सकता है रिसीवर को मैसेज मिला ही ना हो, रिसीवर ने वो गलत चीज ले ली हो, वो ठीक से समझ ही नहीं पाया हो कि मैसेज क्या कहना चाह रहा था। अगर मैसेज कुछ पॉजिटिव मैसेज था बट अगर रिसीवर ने नेगेटिव एंड में ले लिया, तो यहाँ पे भी कम्युनिकेशन प्रोसेस आपका कंप्लीट नहीं होता, यहाँ पे भी खत्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो गया है। तो ये जो होता है, ये जहाँ पे सेंडर अपना मैसेज देने के बाद कोई मतलब नहीं रखता कि रिसीवर ने उसको सही से समझा कि नहीं, या रिसीवर उसका क्या रिस्पॉन्स देता है, इससे उसे कोई मतलब नहीं। ये आपका वन वे होता है, जो कि आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस नहीं है। बिकॉज आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस तब कंप्लीट माना जाता है जब सेंडर ने जो मैसेज भेजा है रिसीवर को, उस मैसेज को रिसीवर सही तरीके से समझे, उसके बाद वो अपना रिप्लाई या रिस्पॉन्स सेंडर को सेंड करे। जब सेंडर के पास ये रिस्पॉन्स आता है तब जाके एक पार्ट कम्युनिकेशन का कंप्लीट होता है। इस रिस्पॉन्स को मिलने के बाद सेंडर फिर से अपना सेकंड मैसेज कम्युनिकेट करता है रिसीवर को,
और रिसीवर उसको समझ के उसका रिस्पॉन्स भी सेंडर के पास भेजता है। अब ये रिस्पॉन्स ऐसा भी हो सकता है कि हाँ मुझे ये समझ में आया तो मैं ये स्टेप लूंगा आगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो कम्युनिकेशन क्या है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी खत्म नहीं होता। कई बार क्या होता है, सेंडर ने जो मैसेज भेजा है रिसीवर को उसे उसका रिप्लाई या रिस्पॉन्स सेंडर को भेजने के बाद उसे और 4 जगह कम्युनिकेट करना होता है। जैसे अगर सेंडर कोई मैनेजर है, उसने अपने असिस्टेंट को कोई मैसेज भेजा, असिस्टेंट उसको एक रिस्पॉन्स देगा, यस सर मुझे ये मैसेज मिल गया है, मुझे समझ में आ गया, मुझे आगे क्या करना है, मैं इस मैसेज को आगे फॉरवर्ड कर दे रहा हूँ। तो ये असिस्टेंट अपने जूनियर्स को ये मैसेज देगा, तो जूनियर्स रिसीवर को बोलेंगे क्योंकि रिसीवर उनके लिए सेंडर है। तो कम्युनिकेशन क्या है, कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये कभी वन वे नहीं हो सकता है, डिसकंटिन्यूअस नहीं हो सकता। एक मैसेज जो गया है वो आगे कम्युनिकेट होता जाएगा। तो कम्युनिकेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। फिर बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, जो कि कम्युनिकेशन मेन ऑब्जेक्टिव इज। अब कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव या संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपके ऑप्शन है प्रॉपर मैसेजिंग, ऑप्शन बी डिसकंटिन्यूअस एंड ऑप्शन सी मिसकम्युनिकेशन। तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी ये जो है ये कम्युनिकेशन के मेन पर्पस या मेन मोटिव नहीं होते हैं। कम्युनिकेशन प्रोसेस तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब जो सेंडर ने मैसेज भेजा है वो सही तरीके से समझ में आ जाए रिसीवर को, और रिसीवर उसका एक पॉजिटिव फीडबैक या रिस्पॉन्स सेंडर को वापस भेज दे। जब एक प्रॉपर मैसेज, अगर एक मैसेज तैयार किया गया है वो मैसेज एज इट इज कम्युनिकेट किया जाए रिसीवर को, तभी जाके कम्युनिकेशन सही माना जाता है। यानी कि कम्युनिकेशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, सही मैसेज को पहुंचाना। तो ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is not an advantage of written business communication? अब written business communication यानी कि जो ऑफिशियल लेटर्स होते हैं या फॉर्मल लेटर्स होते हैं जो एक ऑर्गेनाइजेशन में, उनका जो एडवांटेजेस होते हैं, तो आपके पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों, इसमें से कौन सी चीज है जो आपके रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन का एडवांटेज नहीं है? तो पहले है आपका ऑप्शन ए इकोनॉमिकल, option B proof for future reference, and option C good for detailed information, and option D lack of secrecy। तो सबसे पहली चीज जो आपके रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन होते हैं बच्चों, ये आपके इकोनॉमिकल होते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि आप पेन पेपर से ही लिखें, आप एक मेल, ऑफिशियल मेल भी भेज सकते हैं, जो कि आजकल मोस्टली यही किया जा रहा है कि एक ऑफिशियल मेल जाता है पार्टीज के पास आपके बिजनेस के रिटन कम्युनिकेशन के लिए, तो ये इकोनॉमिकल भी है। दूसरा, इट इज अ गुड प्रूफ फॉर फ्यूचर रेफरेंस, यानी कि आपका जो ओरल कम्युनिकेशन होता है बच्चों, उसमें क्या है, किसी ने आपसे कोई बात बोली, आपने सुनी, लेकिन अब आप इसको 10 साल बाद यूज नहीं कर सकते हैं, बट अगर आपके पास रिटन में कोई डॉक्यूमेंट है तो आप उसे 10 साल बाद भी दिखा सकते हैं कि हमारे पास रिटन में ये चीज लिख कर रखी हुई है कि आपने हमसे ऐसा कहा था। तो जो आपका रिटन कम्युनिकेशन होता है खासकर बिजनेस में, वो एक एविडेंस के जैसे, एक सबूत के जैसे काम करता है, जो आप कभी भी कोर्ट ऑफ लॉ में भी प्रेजेंट कर सकते हो, या फिर अगर आपका आपस में डिस्प्यूट हो रहा है, चाहे वो पार्टनर्स के साथ हो रहा है चाहे किसी के साथ हो रहा है, तो उसमें आप एज एन एविडेंस प्रूव कर सकते हो कि नहीं ये देखिए हमारे पास लिखित में ये चीज रखी है कि हमने आपसे ये चीज कम्युनिकेट की थी, या आपने हमसे कम्युनिकेट किया था कि ये चीज की जाएगी इन कंडीशंस पे। तो वो आपको ये एडवांटेज भी देते हैं कि आपके पास एक एविडेंस रहता है। फिर थर्ड एडवांटेज आपके पास एक ये रहता है कि आपके पास डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन रहती है, आपको ये चीज पता रहती है। ओरल में क्या होता है कि चीजें कई बार चीजें नहीं बताई जाती हैं, कई बार मिसकम्युनिकेशन हो जाता है, कुछ चीजें पॉइंट्स रह जाते हैं, जैसे 15 मेन पॉइंट्स हैं, कोई बिजनेस मीटिंग है, 15 मेन टर्म्स एंड कंडीशंस पे डिस्कशन हुआ ओरली, लेकिन कम्युनिकेट करने में हो सकता है सिर्फ 12 ही पॉइंट या 10 ही पॉइंट आपने बताया, बाकी पॉइंट्स रह गए। बट रिटन में क्या है, आपके पास सारे पॉइंट्स रहेंगे, आप सारी चीजें कम्युनिकेट करोगे और सब कुछ डिटेल में रहेगा। तो ये तीनों तो आपके बेनिफिट्स होते हैं रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन के, बट लैक ऑफ सीक्रेसी ये आपका एडवांटेज नहीं होता है जब बात आती है रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन की, क्योंकि यहाँ पे आपको प्रॉपर सीक्रेसी रहती है। आप क्या करते हो कि आप अगर कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है आपस में आप शेयर कर रहे हो या मेल भेज रहे हो, तो जो डेजिग्नेटेड इंसान है उसी के पास वो मेल जाता है,
उसी के पास वो पर्टिकुलर लेटर जाता है, तो यहाँ पे सीक्रेसी मेंटेन की जाती है। तो यहाँ पे लैक ऑफ सीक्रेसी कोई एडवांटेज नहीं है रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन का। तो आपका सही आंसर है ऑप्शन डी। बात करते हैं बच्चों आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डीमेरिट ऑफ रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन। अब रिटन बिजनेस कम्युनिकेशन का डीमेरिट क्या है? सबसे पहले आपका जो रिटन इनफॉर्मल या रिटन कम्युनिकेशन है वो रेड टेपिज्म से जो है वो ग्रसित रहता है, यानी कि आप उसमें ऐसे फैक्ट्स भी दे सकते हो जो कि सच नहीं, यानी आप झूठी बात भी बोल सकते हो। जैसे कई बार क्या होता है, अगर आप शादी का चलो सीजन चल रहा है अगर, तो शादी अगर आप देखते हो, आप वेन्यू देख रहे हो कि शादी कहाँ करानी है, तो आपने वेन्यू पे बात की, उन लोगों ने एक रिटन डॉक्यूमेंट भेजा कि हमारे वेन्यू पे आपको सर इस पैकेज पे ये पर्टिकुलर फैसिलिटीज मिल जाएंगी। अगर आप 15 लाख की बुकिंग करते हो तो हम आपको 20 रूम्स देंगे, हम डेकोरेशन ऐसा देंगे, हम ऐसा खाना, ये मेन्यू प्रोवाइड किया जाएगा, ये टाइमिंग रहेगा। बट जब आप वहां जाते हो तो आपको पता चलता है 20 की जगह आपको सिर्फ 16 रूम्स दिए गए हैं। आपको लिख के दिया गया था कि रूम्स में एसी वर्किंग रहेंगे, लेकिन उन 16 रूम्स में भी सिर्फ 10 रूम के एसी वर्किंग है, 6 के एसी वर्किंग नहीं है। डेकोरेशन जैसा कहा गया था वैसा डेकोरेशन नहीं किया जा रहा है। खाना जैसा कहा गया था जो मेन्यू, वैसा मेन्यू नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे क्या है कि रिटन कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत झूठ आपको बोला जा सकता है। फिर लैक ऑफ सीक्रेसी, अगर बाय चांस ऐसा हुआ कि आपने जो लेटर भेजे हैं या फिर जो भी आपने रिटन कम्युनिकेशन किया, जो मेल भेजे हैं, वो कहीं किसी गलत हाथ में अगर लग गए तो उनको यूज किया जा सकता है आपके अगेंस्ट। फिर आपका ऑप्शन सी आता है टाइम एंड मनी कंज्यूमिंग। अगर आप लेटर भेजते हो तो पेन पेपर इन सब का पैसा लगता है, बट अगर आप जैसे मेल भेज रहे हो तो पेन पेपर का पैसा नहीं लग रहा बट टाइम लग रहा है। जब सामने वाला आपका जो है रिसीवर वो मेल ओपन करेगा, मेल देखेगा, पढ़ेगा, रिप्लाई करेगा, तो कई बार क्या होता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस में क्या है, एक दिन में 50 मेल 100 मेल्स आते रहते हैं। तो आपने जो मेल भेजा है हो सकता है आपका मेल जो है वो 50वें नंबर पे हो, 60वें नंबर पे हो। तो जब तक वो मेल देखेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, फिर उसका रिस्पॉन्स भेजेंगे, तो ये तुरंत तुरंत नहीं होगा। हो सकता है आपको 2 दिन लग जाए या आपको 1 हफ्ते में रिप्लाई आए। जैसे कि जब आप इंटरव्यू देते हैं तो वहां पे भी आपको एक रिटन कम्युनिकेशन होता है, एक फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है आपके मेल के ऊपर। तो आपको मेल आता है तो साथ में लिख के आता है कि आपका जो इंटरव्यू हुआ है, अब इसका जो फाइनल रिजल्ट है हम आपको अगले 10 दिन में बताएंगे। तो यहाँ क्या है, यहाँ 10 दिन का आपका टाइम लेंगे वो लोग। तो यहाँ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, चाहे तो आपका मनी वेस्ट होता है, चाहे तो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो ये सारी जितनी चीजें, ये सब डिसएडवांटेजेस हैं आपके रिटन कम्युनिकेशन के। तो सही आंसर है आपका ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दी अबव। अब बात करते हैं 14th क्वेश्चन की, दैट इज स्टेज ऑफ एन इंटरव्यू इज। अब आपका जो इंटरव्यू है उसका स्टेज कितना होता है? तो सही आंसर है बच्चों ऑप्शन बी, दैट इज 3 स्टेजेस। आपके 3 मेन स्टेज होते हैं इंटरव्यू के। पहला स्टेज होता है आपका इंट्रोडक्शन। जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप सबसे पहले खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं। जो भी इंटरव्यूइंग पैनल होता है उसके सामने, जो लोग आपका इंटरव्यू ले रहे हैं, आप पहले जाके अपना एक इंट्रोडक्शन देते हैं। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, आपका क्वेश्चन आंसर राउंड होता है बच्चों। क्वेश्चन आंसर राउंड में क्या होगा, जो पैनल है वो आपसे सवाल जवाब करेगा और आप आंसर देंगे। वो आपसे सवाल करेंगे, आप उसका प्रॉपर आंसर देंगे जो आपके हिसाब से आपको लगता है सही है। और फिर लास्ट स्टेज बच्चों आपका होता है, जो कि होता है आपका थर्ड स्टेज, दैट इज एंडिंग। एंडिंग में आप क्या करते हैं, आप जो है एक पॉजिटिव इम्प्रेशन छोड़ना चाहते हैं, तो आप फाइनली उनको एक पॉजिटिव इमेज बना के देते हैं कि हाँ, हमारे हिसाब से हमने सब कुछ कर लिया, हम कॉन्फिडेंट हैं। और आपने प्रॉपर वे में उनको सैल्यूटेशंस दिए, प्रॉपर वे में आपने एंड किया अपना इंटरव्यू, और आप वहां से निकल के ये इंप्रेशन छोड़ के कि आप एक कॉन्फिडेंट इंसान हैं और आपने जो भी चीज़ें बताई, जो भी रेफरेंसेस दिए, जो भी सीवी में आपके है, जो क्वेश्चंस का आपने आंसर दिए, सारे सही हैं। तो ये 3 क्या है, ये 3 आपके इंटरव्यू के 3 मेन स्टेजेस होते हैं। तो आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस है वो 3 स्टेजेस का होता है। फिर बच्चों बात करते हैं स्टेप्स इन एनी मॉक इंटरव्यू। तो आपके एक मॉक इंटरव्यू में कितने स्टेप्स होते हैं? तो आपके
सही आंसर है ऑप्शन ए, दैट इज 4 स्टेप्स। 4 स्टेप्स कौन से होते हैं? जो आपके इंटरव्यू प्रोसेस के स्टेप्स होते हैं ऑलमोस्ट वही होते हैं। तो पहला आपका आता है इंट्रोडक्शन। आप कोई भी मॉक इंटरव्यू देने जाते हैं वहां पे भी आप सबसे पहले इंट्रोडक्शन देते हैं। सेकंड आपका फिर वही आता है क्वेश्चन आंसर राउंड। मॉक इंटरव्यूअर्स जो होते हैं वो आपसे वैसे ही सवाल जवाब करते हैं जैसे आप एक रियल इंटरव्यू में होगा आपके साथ। थर्ड आपका स्टेप आता है एंडिंग। एंडिंग में आप अपना एंड करके प्रेजेंटेशन, अपना इंटरव्यू एंड करते हैं। और लास्ट स्टेप एक आता है मॉक इंटरव्यू में, होता है फोर्थ स्टेप, जो कि होता है आपका रिव्यू। रिव्यू में क्या होता है कि आपका जो भी मॉक इंटरव्यू का परफॉर्मेंस रहा है, आपको वो चीज बताई जाती है कि आपने कहाँ पे गलतियां की, क्या आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, क्या आपके वीकनेस है, और आप कैसे इन चीज को सुधार सकते हो ताकि ये गलती आप मेन इंटरव्यू में ना करो। तो आपका जो मॉक इंटरव्यूज का फाइनल स्टेप जो होता है, फोर्थ स्टेप, वो सबसे मेन स्टेप होता है जहां पे आपको बताया जाता है कि आप में की क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेस है, और आप कहाँ गलती कर रहे हो, या किस सवाल का आपने जो जवाब दिया था उसकी जगह आपको सही जवाब कैसे देना चाहिए था, या आपका बॉडी लैंग्वेज सही नहीं है तो उसे कैसे आप सही करो, आपका ड्रेसिंग सही नहीं है तो आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो है ये आपके मॉक इंटरव्यू के फाइनल स्टेप में डिस्कस की जाती है और आपको बताई जाती हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अ टॉपिक इज, यानी कि अगर कोई कम्युनिकेट कर रहा है आपसे कुछ, उसमें अगर सामने वाले को दिलचस्पी नहीं आ रही है तो ये किस टाइप की बाधा है या किस टाइप का कम्युनिकेशन बैरियर है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सेंडर ओरिएंटेड बैरियर, यानी कि जो इंसान, जो प्रेषक है उसके द्वारा कोई बाधा आ रही है। नेक्स्ट आपका है ऑप्शन बी रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर, यानी कि प्राप्तकर्ता की तरफ से कोई बाधा आ रही है, या ऑप्शन सी नन ऑफ दीज। तो अगर लैक ऑफ इंटरेस्ट इन अ टॉपिक, यानी कि दिलचस्पी ही नहीं है जिस टॉपिक पे बात हो रही है, ये सेंडर की तरफ से नहीं, ये ऑप्शन बी यानी कि रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर है, यानी कि जो प्राप्त करता है ये उसकी तरफ से प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि उसे मजा ही नहीं आ रहा आप जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं, तो वो सुनना ही नहीं चाह रहा है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो सेंडर जो है वो तो अच्छे से मैसेज कन्वे कर रहा है लेकिन रिसीवर को उसमें कोई दिलचस्पी ही नहीं है, वो चाह के भी उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा, तो वो नहीं सुन पा रहा है, वो ठीक से चीजें नहीं कर रहा, वो आधी ही चीज सुनेगा आधी नहीं सुनेगा। तो अगर किसी टॉपिक में इंटरेस्ट नहीं है, लैक ऑफ इंटरेस्ट है किसी टॉपिक में, तो ये रिसीवर ओरिएंटेड बैरियर माना जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर हैड कम्युनिस्ट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन अप्लाइड, वेयर वाज कम्युनिस्ट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन अप्लाइड आफ्टर 1917? तो बच्चों सही आंसर है आपका ऑप्शन ए सोवियत यूनियन। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन, कम्युनिस्ट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन को अप्लाई किया गया था आफ्टर 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज फेमस फॉर कम्युनिकेशन पॉलिसी। अब आपके पास कम्युनिकेशन पॉलिसी जो है, किस देश की कम्युनिकेशन पॉलिसी को सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है? तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए बॉम्बे, ऑप्शन बी अमेरिका एंड ऑप्शन सी चाइना। तो बच्चों आपकी जो चाइना की कम्युनिकेशन पॉलिसी है, चाइना की कम्युनिकेशन पॉलिसी को सबसे अच्छा माना जाता है, सबसे ज्यादा एडवांस माना जाता है, तो आपका आंसर है ऑप्शन सी, सबसे ज्यादा फेमस देश अपनी कम्युनिकेशन पॉलिसी के लिए है आपका चाइना यानी कि चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका है विच इज द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि कम्युनिकेशन की सबसे पुरानी थ्योरी यानी कि प्राचीन सिद्धांत कौन सा है? आपके ऑप्शन है वैदिक थ्योरी, कम्युनिस्ट थ्योरी एंड क्रिश्चियन थ्योरी। तो बच्चों वैदिक थ्योरी, कम्युनिस्ट थ्योरी और क्रिश्चियन थ्योरी में डिफरेंस क्या है? अगर हम बात करते हैं क्रिश्चियन थ्योरी की, तो कम्युनिस्ट थ्योरी, तो कम्युनिस्ट थ्योरी बच्चों आपका आया था 1917 में, जिसको यूएसएसआर में स्टैब्लिश किया गया था या यूज किया गया था। तो आपका कम्युनिस्ट थ्योरी 1917 में आया था, सॉरी 1917 में, जिसे यूएसएसआर में यूज किया गया था। फिर आया था आपका क्रिश्चियन थ्योरी। क्रिश्चियन थ्योरी जो है बच्चों आपका कम्युनिकेशन का,
ये आपका क्रिश्चियन वैल्यूज के ऊपर यानी कि जीसस क्राइस्ट के वैल्यूज के ऊपर डिपेंड करता है, जहाँ पे ये माना जाता है, आपकी जो क्रिश्चियन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है उसका मेन ये मानना होता है कि गॉड एक है और जितने भी लोग हैं वो जो भी कम्युनिकेशन है वो डायरेक्ट गॉड से कर सकते हैं, गॉड से उनको कोई ना कोई आंसर मिलता है। और गॉड कौन है? गॉड सिर्फ एक है। तो ये आपका क्रिश्चियन थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन था। तो आपका कम्युनिस्ट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन ये आपका आया है 1917 में। क्रिश्चियन थ्योरी आपका क्रिश्चियन के बिलीव्स के ऊपर है, लेकिन जो आपकी सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी मानी जाती है कम्युनिकेशन की, या सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है कम्युनिकेशन का, वो है आपका वैदिक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि आपका ऑप्शन ए। वैदिक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन को हम दूसरे नाम से बुलाते हैं, वो है आपका ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन, यानी कि प्राचीन, सबसे प्राचीन सिद्धांत संचार का, वो आपका क्या है? वैदिक थ्योरी। और वैदिक थ्योरी क्या है बच्चों? वैदिक थ्योरी आपका इंडियन कल्चर से रिलेटेड है। ये इंडियन कल्चर, इंडियन ट्रेडिशन से ओरिजिनेट हुआ है, जहां पे आपके गुरु और डिसाइपल के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है, यानी कि गुरु शिष्य के प्रिंसिपल को फॉलो किया जाता है। ये माना जाता है कि गुरु अपने शिष्य को ज्ञान देता है और शिष्य उस ज्ञान से क्या समझता है ये गुरु को बताता है। तो एक प्रॉपर प्रोसेस चलता है गुरु शिष्य का। तो जो आपका वैदिक थ्योरी ऑफ कम्युनिकेशन है वो गुरु शिष्य के सिद्धांत के ऊपर बनाई गई है और इंडियन कल्चर्स को, इंडियन ट्रेडिशंस को, यानी भारतीय संस्कृति को ध्यान में रख के डेवलप की गई थी। और इसे दुनिया का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है, सबसे प्राचीन सिद्धांत माना जाता है संचार का, यानी कि कम्युनिकेशन प्रोसेस की सबसे ओल्डेस्ट थ्योरी मानी जाती है आपकी वैदिक थ्योरी। वैदिक थ्योरी के बाद आपकी क्रिश्चियन थ्योरी आती है और लास्ट में फिर आपकी कम्युनिस्ट थ्योरी आती है। कम्युनिस्ट थ्योरी जो कि आपकी 1917 में डेवलप की गई थी। फिर आते हैं बच्चों आपके आखिरी क्वेश्चन में, जो कि है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ डिस्कशन, यानी कि जब आप डिस्कशन करते हैं तो या चर्चा करते हैं तो इनमें से कौन से, जो आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से कौन सी चीज है जो उस डिस्कशन को बनाती है या उस डिस्कशन के लिए यूज की जाती है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पर्पस, ऑप्शन बी लीडरशिप एंड ऑप्शन सी प्लानिंग एंड लास्ट ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन डी, यानी कि ऑल ऑफ दीज। आप कभी भी कोई भी डिस्कशन करने जाते हैं तो सबसे पहले आप प्लान करते हैं कि पर्पस क्या है, आखिर हमें चर्चा करनी है तो हम किस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं, हमें किस बात पे डिस्कशन करना है, क्यों रिक्वायरमेंट है इस डिस्कशन या इस चर्चा का। तो पहले आपके पास एक मुद्दा होना चाहिए, एक पर्पस होना चाहिए, एक उद्देश्य होना चाहिए। तो उद्देश्य या पर्पस भी आपका एक इंग्रेडिएंट होता है आपकी चर्चा या डिस्कशन को स्टार्ट करने का। फिर आता है लीडरशिप, कि डिस्कशन किसके नेतृत्व में होगा, कौन इस डिस्कशन को जो है ध्यान देगा कि कैसे कंडक्ट हो रहा है, कौन इसके ऊपर टिप्पणी करेगा, कौन इसको पूरी तरीके से कंडक्ट कराएगा। तो लीडरशिप भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आता है आपका प्लानिंग, ये डिस्कशन कैसे किया जाएगा, किस दिन किया जाएगा, किस टाइम पे किया जाएगा, किस जगह किया जाएगा, इस डिस्कशन में किन लोगों को इंक्लूड किया जाएगा, किन को एक्सक्लूड किया जाएगा, इसमें जो फैसले लिए जाएंगे उसको कैसे कम्युनिकेट किया जाएगा। ये सारी चीज जो होती है, ये प्लानिंग, ये योजना जो बनाई जाती है, ये सारी चीजें भी इंपॉर्टेंट होती हैं। और ये प्लानिंग कौन करता है? ये करता है आपका लीडर। लीडर ये पूरी प्रोसेस प्लान करेगा और पर्पस जब उसके पास होता है तब जाके वो करता है। तो ये तीनों ही चीजें, ऑप्शन ए, बी एंड सी, ये तीनों ही आपके रिक्वायर्ड होते हैं किसी भी डिस्कशन प्रोसेस को कंडक्ट कराने के लिए। तो आपका आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों इसी के साथ आपका ये वीडियो खत्म होता है, जिसमें हमने आपके बिजनेस कम्युनिकेशन फर्स्ट सेमेस्टर बीकॉम फॉर डीडीयू यूनिवर्सिटी डिस्कस किया है। तो साथ ही बच्चों हमारा जो साथी बैच है, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए, इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहिए, या फिर आपको अपने सेमेस्टर एग्जाम्स के रिगार्डिंग क्लासेस या और भी इंपॉर्टेंट नोट्स या स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप हमारे साथी बैच टारगेट सेमेस्टर के, टारगेट गुरुकुल के टारगेट सेमेस्टर के साथी बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन में आपकी हेल्प करेगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था। धन्यवाद।